विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं मैरीटाइम लॉ से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह दूसरा प्रश्न है, डिस्कस इन डिटेल ऑफ फ्रीडम ऑफ द हाई सी, अर्थात खुले समुद्र की स्वतंत्रता का विस्तार से चर्चा करें। जैसा कि मालूम है कि खुले समुद्र की धारणा अत्यंत प्राचीन है और इसका वर्तमान समय में अत्यधिक महत्व है। 1958 के जेनेवा अभिसमय में यह स्पष्ट किया गया था कि खुला समुद्र सभी देशों के लिए खुला है, अर्थात 1958 के अभिसमय के अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि खुले समुद्र का अर्थ समुद्र के उन हिस्से से है और सामूहिक पेटी या किसी देश के आंतरिक जल में से नहीं है। अर्थात यह स्पष्ट है कि खुला समुद्र सभी देशों के लिए है, परंतु उस पर किसी का संपूर्ण अधिकार नहीं है या फिर कोई अधिकार नहीं है। प्राचीन समय में यह धारणा स्वीकार की जाती थी कि खुला समुद्र किसी राज्य का नहीं है तथा इनके प्रयोग करने का अधिकार सभी राज्यों को है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी यह स्पष्ट किया था कि समुद्र तथा वायु पर सभी का अधिकार है तथा वह किसी राज्य विशेष का नहीं है। 1609 ईस्वी में ग्रोसस ने भी यह स्पष्ट किया था कि खुले समुद्र की स्वतंत्रता सभी राज्यों के लिए है, अर्थात उस पर किसी का अधिकार नहीं है, परंतु सभी राज्य उसका उपयोग एवं उपभोग कर सकते हैं। वर्तमान समय में खुले समुद्र की स्वतंत्रता एक मान्य सिद्धांत है तथा सभी राज्य इसे स्वीकार करते हैं। अर्थात खुले समुद्र पर जेनेवा अभिसमय में ने यह स्वीकार किया है कि इस पर किसी राज्य विशेष का अधिकार नहीं है। खुले समुद्र पर जेनेवा अभिसमय 1958 की संधि के अनुच्छेद 2 के अनुसार खुला समुद्र सभी राष्ट्रों के लिए खुला है तथा इसके किसी भी भाग पर किसी देश की प्रभुसत्ता स्थापित नहीं हो सकती है और उसी के अनुसार उस वक्त जेनेवा अभिसमय 1958 में उनमें से कुछ अधिकार दिए गए थे जो इस प्रकार थे। पहला अधिकार नौचालन की स्वतंत्रता, यानी सभी देशों को खुले समुद्र में नौचालन की स्वतंत्रता होगी। दूसरा, मछली पकड़ने की स्वतंत्रता, अर्थात खुले समुद्र में चाहे वह तटवर्ती राष्ट्र हो या जो समुद्र के किनारे ना हो, कोई भी राष्ट्र यानी संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व उन खुले समुद्र की स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। मत्स्य यानी मछली पकड़ने की स्वतंत्रता उन्हें दी जाती है। सभी राष्ट्र खुले समुद्र में मछली पकड़ने का, मछली के शिकार की स्वतंत्रता उन्हें दी जाती है। तीसरा है सामुद्रिक केबल एवं तेल के पाइपलाइन बिछाने आदि की स्वतंत्रता, यानी समुद्री मार्ग के द्वारा यानी खुले समुद्र का उपभोग करते हुए वहाँ गैस एवं तेल पाइपलाइन बिछाने की अनुमति सबों को दी गई है। सबों को इसकी स्वतंत्रता है। कोई भी राष्ट्र समुद्री मार्ग से तेल एवं गैस के पाइपलाइन बिछा सकते हैं। इसके अलावा चौथी स्वतंत्रता थी कि खुले समुद्र के ऊपर किसी भी राष्ट्र के वायुयान की उड़ने की स्वतंत्रता होगी। अर्थात जिस प्रकार जलपोत समुद्री मार्गों में खुले समुद्र का उपभोग करते हुए किसी अन्य राष्ट्र
को जा सकते हैं, किसी अन्य राष्ट्र से अपने राष्ट्र में आ सकते हैं, आवागमन की सुविधा होगी। उसी प्रकार खुले समुद्र के ऊपर खुले आसमान में भी वायुयानों के आने जाने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार पहले जो निर्धारित किया गया था, ऐसे तो 1958 की संधि पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई थी, परंतु उस वक्त इन 4 बिंदुओं पर विचार किए गए थे और इन 4 बिंदुओं पर बहुत से राष्ट्रों ने अपनी सम्मति प्रदान की थी। वस्तुतः खुले समुद्र की स्वतंत्रता के संबंध में परंपरागत धारणा जो थी, उसका बहुत सारे देशों ने आलोचना भी किया, क्योंकि खुले समुद्र में सभी देशों के समानता के अधिकार यानी समानता के आधार पर अधिकार पर स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। वह देश जिसके समीप कोई समुद्री किनारा नहीं है, वे भी समुद्री क्षेत्र यानी खुले समुद्र का स्वतंत्रता तथा समानता के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। परंतु कुछ विकसित देशों के द्वारा जो अपने स्वार्थवश ऐसा करने से अन्य देशों को, जो विकासशील एवं पिछड़े हुए देश थे, उन्हें वो पीछे छोड़ देते थे, क्योंकि लोग अपने अनुसार अपना यह स्वतंत्रता जो है अपने शक्ति के अनुसार उसका अनुपालन करते थे और दूसरों को उस स्वतंत्रता का उपभोग करने से रोकते थे, उन्हें बाधित करते थे। इस प्रकार जो परंपरागत धारणा थी वह बिखरने लगी, यानी उसका कोई ठोस सिद्धांत नहीं रहा। जिनके पास शक्ति है वही उन शक्तियों का प्रयोग कर और उस खुले स्वतंत्र की स्वतंत्रता का उपभोग करने लगे और अन्य को उसकी स्वतंत्रता ना देने लगे। खुले समुद्र की स्वतंत्रता, खुले समुद्र की स्वतंत्रता के परंपरागत सिद्धांत की बड़ी आलोचना करने लगे, क्योंकि उन्हें यह लगा कि हम तो इसका उपयोग कर नहीं पाते हैं, फिर सभी राष्ट्रों के लिए यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र कैसे हुआ। समुद्र विधि पर इस प्रकार कई संशोधनों के रूप में कई संधियों पर विचार विमर्श किया गया, परंतु समुद्र विधि की संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 में इस बात का प्रयास किया गया कि खुले समुद्र की स्वतंत्रता के सिद्धांत को वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए। और पिछले कुछ वर्ष पहले जब अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र की धारणा का विकास हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि खुले समुद्र की स्वतंत्रता को फिर से संशोधित की जाए, क्योंकि पुरानी स्वतंत्रता और पुरानी परंपरा के अनुसार जो उस पर संधि हुई थी, वार्ता हुई थी, वह दोषपूर्ण और अनुपयुक्त थी। तो फिर समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के भाग 7 में खुले समुद्र से संबंधित कई प्रावधान जोड़े गए। इन भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 86 से 120 यानी आर्टिकल 86 से 120 तक में खुले समुद्र की स्वतंत्रता के बारे में चर्चाएं की गई है, उन्हें परिभाषित की गई है। तो समुद्र के उन भागों पर लागू होंगे जो अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र या सामुद्रिक पेटी या राज्य के आंतरिक पानी या समुद्री टापुओं के समूह के राज्य के टापुओं के पानी से सम्मिलित ना हो, यानी अर्थात इन सब बिंदुओं के बाहर हो और वह खुला समुद्र के रूप में हो और वह उस खुले समुद्र का सभी राष्ट्र स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग कर सकें। अनुच्छेद 86 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यों की वे स्वतंत्रताएं कम नहीं होंगी जो खुले समुद्र पर है और खुले समुद्र की स्वतंत्रता सभी राष्ट्रों के लिए खुले होंगे। सेक्शन 88 में खुला समुद्र सभी राज्यों के लिए खुला रहेगा और इसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा। कोई भी राष्ट्र खुले समुद्र की अपनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत नहीं ले सकता है और समुद्र तटीय तथा गैर समुद्र तटीय राज्यों के लिए खुले समुद्र की स्वतंत्रता निर्धारित की गई और इनमें जो है निम्नलिखित स्वतंत्रताएं शामिल की गई। इस सिद्धांत के अंतर्गत
अत्यंत विकासशील एवं अविकसित देशों के हितों की समुचित सुरक्षा नहीं हो सकती थी। अर्थात पुराने जो सिद्धांत बनाए गए थे, पुरानी संधियों के अनुसार 1958 के जिनेवा अभिसमय में जो निर्धारित किया गया था, वह सिद्धांत अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के हितों की समुचित सुरक्षा नहीं कर पा सकती थी। इसलिए यह सभी देशों में इन पर चर्चाएं होने लगी कि आखिर इस पर सभी राष्ट्रों का एक समान अधिकार किस प्रकार हो। संयुक्त राष्ट्र समुद्र तल समिति में केन्या ने बताया कि 1970 में विकसित देशों ने विश्व की 60% मछलियों का संहारण कर लिया। अर्थात विकासशील देशों के हिस्से में केवल 40% आई, एवं अर्थात 60% मछलियां जो उन्होंने निष्कर्षित कर लिया, विकसित देशों के द्वारा निष्कर्षित कर लिया गया, और 40% मात्र विकासशील एवं अविकसित देशों के हिस्से में आई। अतः यह स्वाभाविक है कि जापान जैसे विकासशील देश, जिन्हें गहरे समुद्र से मछलियां मारने की महारत हासिल है, वह जो विद्यमान समुद्र विधि थी उसके अनुसार वह ज़्यादा से ज़्यादा मछलियां मारने में महारत हासिल कर लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा मछलियां वह मार लेते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया कि नहीं, इन संधियों पर संशोधन की आवश्यकता है और इस पर संशोधन करना आवश्यक है, क्योंकि विकसित राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र हैं जो खुले समुद्र की स्वतंत्रता का सदैव यह अर्थ लगाते हैं कि खुले समुद्र के आने जाने के वे संपूर्ण अधिकारी हैं, क्योंकि वह शक्तिशाली हैं, छोटे राष्ट्रों को धमकी दे देते हैं और उन्हें आधिपत्य रखने से वंचित कर देते हैं और उस पर अपना अधिकार रखते हैं, क्योंकि उनके पास शक्तियां हैं जो जलपोतों के द्वारा, वायुयानों के द्वारा, रॉकेटों के द्वारा, मिसाइलों के द्वारा उन्हें प्रतिबंधित कर देते थे। इस प्रकार खुले समुद्र पर विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों का अधिकार ना के बराबर हो जाता था। विकसित राष्ट्र वहां अपने मिसाइलों का प्रयोग करते थे, आणविक परीक्षण, अस्त्र शस्त्रों का आणविक परीक्षण कर लेते थे, बहुत सारे पदार्थ जो खनिज पदार्थ हैं, जो बहुमूल्य पदार्थ हैं, उसका वो निष्कर्षण कर लेते थे, क्योंकि उनके पास वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक परख ज़्यादा है। उससे संबंधित मशीनरी पार्ट्स उनके पास अत्यधिक उपलब्ध है, जिनके द्वारा वह गहरे समुद्र से भी बहुमूल्य पदार्थ का निष्कर्षण कर लेते थे और इस प्रकार वह आणविक अस्त्रों का परीक्षण करते थे तथा उनसे जुड़े हुए रेडियो सक्रिय पदार्थ उसमें शामिल कर देते थे, यानी उसमें डाल देते थे और पूरी स्वतंत्रता के साथ डाल देते थे, क्योंकि उन्हें कोई रोक नहीं पाता था। इस प्रकार खुले समुद्र की स्वतंत्रता के सिद्धांत के नाम पर ये बड़े राष्ट्र अत्यधिक मछलियां पकड़ लेते थे तथा समुद्र का विदूषण करते थे, यानी उन्हें प्रदूषित भी कर देते थे, क्योंकि वह अत्यधिक मछलियों का शिकार करते थे और विदूषित पदार्थ वहीं समुद्र में छोड़ देते थे। इस प्रकार यह सिद्धांत जो है बिल्कुल गलत साबित होने लगा। अतः एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देश खुले समुद्र की स्वतंत्रता के परंपरागत सिद्धांत की बड़ी आलोचना करने लगे, क्योंकि उन्हें यह लगा कि हम तो इसका उपयोग कर नहीं पाते हैं, फिर सभी राष्ट्रों के लिए यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र कैसे हुआ। समुद्र विधि पर इस प्रकार कई संशोधनों के रूप में कई संधियों पर विचार विमर्श किया गया, परंतु
समुद्र विधि की संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 में इस बात का प्रयास किया गया कि खुले समुद्र की स्वतंत्रता के सिद्धांत को वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए। और पिछले कुछ वर्ष पहले जब अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र की धारणा का विकास हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि खुले समुद्र की स्वतंत्रता को फिर से संशोधित की जाए, क्योंकि पुरानी स्वतंत्रता और पुरानी परंपरा के अनुसार जो उस पर संधि हुई थी, वार्ता हुई थी, वह दोषपूर्ण और अनुपयुक्त थी। तो फिर समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के भाग 7 में खुले समुद्र से संबंधित कई प्रावधान जोड़े गए। इन भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 86 से 120 यानी आर्टिकल 86 से 120 तक में खुले समुद्र की स्वतंत्रता के बारे में चर्चाएं की गई है, उन्हें परिभाषित की गई है। तो समुद्र के उन भागों पर लागू होंगे जो अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र या सामुद्रिक पेटी या राज्य के आंतरिक पानी या समुद्री टापुओं के समूह के राज्य के टापुओं के पानी से सम्मिलित ना हो, यानी अर्थात इन सब बिंदुओं के बाहर हो और वह खुला समुद्र के रूप में हो और वह उस खुले समुद्र का सभी राष्ट्र स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग कर सकें। अनुच्छेद 86 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यों की वे स्वतंत्रताएं कम नहीं होंगी जो खुले समुद्र पर है और खुले समुद्र की स्वतंत्रता सभी राष्ट्रों के लिए खुले होंगे। सेक्शन 88 में खुला समुद्र सभी राज्यों के लिए खुला रहेगा और इसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा। कोई भी राष्ट्र खुले समुद्र की अपनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत नहीं ले सकता है और समुद्र तटीय तथा गैर समुद्र तटीय राज्यों के लिए खुले समुद्र की स्वतंत्रता निर्धारित की गई और इनमें जो है निम्नलिखित स्वतंत्रताएं शामिल की गई। अतः खुले समुद्र की स्वतंत्रता में 6 बातें शामिल की गई है। इससे पहले मैंने 4 बातों का उल्लेख किया था, यानी 4 मुख्य बिंदुओं पर मैंने चर्चाएं की थी और 1982 के अनुसार 6 बिंदुओं पर स्वतंत्रताएं शामिल की गई। इसमें पहला बिंदु है नौ परिवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। दूसरा है ऊपर उड़ान की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ हॉवर फ्लाइट। तीसरी केबल तथा पाइपलाइन बिछाने की स्वतंत्रता, जिसके अनुसार खुले समुद्र में केबल एवं पाइपलाइन बिछाने की स्वतंत्रता दी जाएगी। पाइपलाइन यानी गैस पाइपलाइन एवं तेल पाइपलाइन। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृत कृत्रिम द्वीप आदि बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात खुले समुद्र में कोई भी राष्ट्र कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकता है। किसी उस द्वीप के द्वारा हम अपने प्रयोगशाला का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें अंतर्राष्ट्रीय विधि की अनुशंसा मिलनी चाहिए। इसके बाद 2 अन्य बातें जो पहले भी हैं, मछली पकड़ने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ फिशिंग, एंड वैज्ञानिक खोज की स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। यानी स्पष्ट है कि अनुच्छेद 87 में सभी राज्य उपर्युक्त स्वतंत्रताओं का उपयोग दूसरे राज्यों के हितों तथा अभिसमय में वर्णित क्षेत्र अर्थात समुद्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र को ध्यान में रखकर करेंगे। अन्य जो 6 मुख्य बिंदु की जो हमने चर्चाएं की, उनमें स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृत कृत्रिम द्वीप आदि बनाने की स्वतंत्रता यह नया जोड़ा गया, क्योंकि पिछले 4 मुख्य बिंदुओं में यह बिंदु शामिल नहीं था। इसे अभिसमय 1982 के अंतर्गत शामिल किया गया है। एवं 6ठी बातें वैज्ञानिक खोज की स्वतंत्रता, अर्थात
वैज्ञानिक खोज के लिए हम खुले समुद्र का उपयोग कर सकते हैं और इसके द्वारा सभी अविकसित, विकासशील एवं विकसित राष्ट्र सभी समान अधिकार के रूप में खुले समुद्र में वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वतंत्रता सबों को एक समान दी गई है। तो यह स्पष्ट माना गया है कि जो 1958 में स्पष्ट किया गया था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यानी उन्हें भी लागू किया गया और उनमें कुछ अन्य 2 बिंदुओं को जोड़ा गया। तो स्पष्ट है और उसके बाद यह निर्धारित किया गया कि अगर भविष्य में भी ज़रूरत पड़ी तो इन पर समझौताओं के द्वारा, संधियों के द्वारा कुछ अन्य बातों को भी जोड़ा जा सकता है। यह स्पष्ट हो गया कि सभी राष्ट्र खुले समुद्र पर अपनी अपनी स्वतंत्रताएं प्राप्त कर सकते हैं। अपनी स्वतंत्रताओं के आधार पर यह 6 कार्य कर सकते हैं और उन्हें कोई अन्य राष्ट्र रोक नहीं सकता, क्योंकि उस पर सबों का समान अधिकार है, लेकिन किसी का उस पर प्रभुत्व संपन्न एकांतिक अधिकार नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट हो गया और यह स्पष्ट किया गया कि खुले समुद्र की स्वतंत्रता सभी राष्ट्रों के लिए है, सभी राष्ट्र उसका उपभोग कर सकते हैं और कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं या फिर उनकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह स्वतंत्रता जो है 58 में इसका महत्व नहीं था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तकनीकी विकास के कारण इसकी आवश्यकता स्वाभाविक है, क्योंकि अब वैज्ञानिक अनुसंधान खुले समुद्र में आसानी से नए एवं विकासशील एवं अविकसित देश भी कर सकते हैं और इस प्रकार खुले समुद्र की स्वतंत्रता के आधार पर वह अपने आप को विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।